साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि किस तरह से अक्यूज ने सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी रीड विथ सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विथ सेक्शन 109 120 बी आईपीसी के तहत एंटीसिपेटरी को ऑब्टेन किया। साथियों, अक्सर हम जानते हैं कि जब भी हमारे खिलाफ एंटी करप्शन या सीबीआई या लोकायुक्त या ऐसी विंग जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनका ये आरोप है कि आपके द्वारा गंभीर प्रकृति का आरोप कारित किया गया है, तो लंबे टाइम तक हमें जेल में रहना होता है। एंटीसिपेटरी बेल तो बहुत दूर की बात है, पर ऐसा किया क्या अक्यूज ने कि उसे आसानी से एंटीसिपेटरी मिल गई। तो साथियों, हर एक पॉइंट पर मैं खुलकर चर्चा करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी या सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई का चार्ज फेस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, हम चारों ओर से घिर चुके हैं। पर साथियों, अगर आप चारों ओर से घिर गए हैं तो आपके पास अंतिम विकल्प है प्रयास करना। अगर प्रयास ही नहीं करें तो वैसे आप हार गए, क्योंकि मरना अगर निश्चित है तो वहाँ पर प्रयास ज़रूर करें। हो सकता है कि आपका एक प्रयास उस जीत के बंद दरवाजे को खोल दे। साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे मामला क्या है, फिर कंटेंशंस क्या रेज हुए, उसके बाद कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन रहे और ऐसा होने पर हमें क्या करना चाहिए। साथियों, इस केस में एक एफआईआर दर्ज हुई सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। इसके साथ साथ सेक्शन 109 120 बी आईपीसी का भी जोड़ा गया। एफआईआर दर्ज हुई मिस्टर ए पे और उस पर आरोप था कि उसने अपने पिता से मिलावक्ती करते हुए, एक कॉन्स्पिरेसी करते हुए इतना पैसा अर्न किया जो कि उसके नोन सोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा था, जिसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट टू द नोन सोर्स ऑफ इनकम। इनके बैंक खातों को भी इंडिकेट किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी इंडिकेट किया गया और इनकी अर्निंग्स को भी इंडिकेट और टारगेट किया गया। ये लोग घबराए नहीं, इन्होंने इमीडिएटली रुख किया सेशंस कोर्ट का एंटीसिपेटरी बेल के लिए। इनका ये कहना है कि जो भी आरोप हमारे ऊपर हैं ये सारे के सारे आरोप बेसलेस हैं। किसी भी रूप में एंटी करप्शन ने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। फेयर इन्वेस्टिगेशन अक्यूज का एक फंडामेंटल राइट है और इन्होंने एक प्रॉपर मेमोरेंडम, एक प्रॉपर जवाब उस एफआईआर का भी सबमिट कर दिया कि किस तरह से आप लोग गलत रूप से जांच कर रहे हैं। साथियों, मैंने अपने अनेकों वीडियो में कहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन डिफेंस का एक फंडामेंटल राइट है। अगर हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, जस्ट कन्फ्यूज देम, और आप प्रॉपर जवाब को सबमिट करो, उसमें गाइडलाइंस को लिखो और ये स्पष्ट करने का प्रयास करो कि जो आपका जांच का डायरेक्शन है, जो आपके जांच का एंगल है, वो पूरा का पूरा एंगल डिफेक्टिव और गलत है। अगर उस एंगल पे एसीबी ने जांच ही नहीं करी, किसी भी रूप में इन्वेस्टिगेशन का मौका आपको नहीं दिया, तो वहाँ पर आपका जो बेसिक राइट है या फंडामेंटल राइट है, राइट टू गेट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, वो वॉयलेट हो जाएगा और उस पर्सपेक्टिव में पूरा का पूरा फ़ायदा डिफेंस को प्राप्त हो जाएगा। साथियों, कंसर्न सेशंस कोर्ट ने की बात नहीं सुनी। उसके बाद ये लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने सबसे पहले वही पॉइंट रेज किया कि वी हैव सबमिटेड आंसर टू ऑल द क्वेरीज सबमिटेड टू अस बाय द एंटी करप्शन ब्यूरो। हमने लिखित में जवाब भी दिया, हमने साइटेशंस को भी सबमिट किया, पर ये लोग किसी भी रूप में फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट किया गया, वो टारगेट किया गया द लॉ लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंसर्निंग द बेल। इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए। दो जजमेंट्स पे जो है रिलाई किया गया। एक तो है जयप्रकाश का 2012 एससीसी पेज नंबर 379 और दूसरा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2011 आरसीआर क्रिमिनल पेज नंबर 126। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी साथियों, वो आपको नोट करनी है। वाइल अलाउइंग द बेल एप्लीकेशन एंड वाइल कंसिडरिंग द बेल एप्लीकेशन व्हाट अ कोर्ट शुड डू, द फॉलोइंग पैरामीटर इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। Number 1, the nature of the accusation, along with the exact role of the accused involved in the crime. Number 2, the possibility of the accused to flee from justice. Number 3, the possibility of the accused to commit the same nature of crime. Number 4th, where the accusation have been made only with the object to injure or humiliate the applicant by arresting him or her. Next, the impact of grant of anticipatory bail. Next, the court must evaluate the entire available material against the accused very carefully. तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है
कि जब भी आप एंटिसिपेटरी के लिए मूव कर रहे हैं या बेल के लिए मूव कर रहे हैं तो इन पैरामीटर्स को देखा जाएगा। और इसके अलावा रिसेंट जजमेंट है सुशील अग्रवाल का, उस पर भी जो है रिलाई किया गया कि जब कोर्ट बेल एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ कर रही है तो कोर्ट को लाइफ, लिबर्टी और जो एक्यूसेशन है और जो सबमिशंस हैं उस पर केयरफुली एग्जामिनेशन करना होगा। अगर केस ही मेट आउट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर कोर्ट को बेल जो है इंक्लाइन करनी चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने सारे फैक्टर्स को देखा, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे अक्यूज ने उसको देखा, उनके डिफेंस के पॉइंट्स को देखा और कोर्ट का ये हेल्ड किया कि चूंकि एक्यूसेशन तो यहाँ पर हैं पर उनका एक प्रॉपर स्पष्टीकरण भी है, जिस कारण इस स्टेज पर हम कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को तय नहीं कर सकते। ये तय होंगे ट्रायल कोर्ट के सामने। पर हम अभी कंसर्न अक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल का लाभ देते हैं और उनके मैटर को ऑलरेडी डिफरेंट कोर्ट्स द्वारा भी कंसिडर किया गया है और उन्हें इसी तरह की रेमेडीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, द कोर्ट हेल्ड दैट इफ द अक्यूज इज रेडी एंड विलिंग टू कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन, इन दैट सिनेरियो देयर कस्टोडियल इंटरोगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि कोर्ट ने बैलेंस किया राइट्स में और ड्यूटीज़ के अंदर, क्योंकि जो आर्गूमेंट रेज होते हैं वो आर्गूमेंट हमेशा ही रेज होते हैं लीगल लाइट में, क्योंकि जो वकील होगा पिटिशनर का या एप्लीकांट का वो हमेशा यही कहेगा कि सर बेल ग्रांट करो, वी हैव नॉट कमिटेड द ऑफेंस। बट आपकी मियर बाल्ड आर्गूमेंट नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ जो आर्गूमेंट्स थे बाय द पिटिशन एडवोकेट वो बहुत क्लासिक थे। उसने क्या करा कि जितना भी मटेरियल था डिफेंस का उसको सप्लाई किया, इसके अलावा जो प्रॉपर जवाब था एफआईआर का उसको प्रोवाइड किया, और इसके अलावा उन बिंदुओं को प्रोवाइड किया जिस पर एसीबी इन्वेस्टिगेशन करने में नाकाम रही। उनकी ओर से हमेशा ही तर्क आया कि साहब अपराध जो है गंभीर प्रकृति का है, जबकि मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि अपराध कितनी ही गंभीर प्रकृति का है बट द सेम कुड नॉट बी अ ग्राउंड टू रिफ्यूज़ अ बेल एप्लीकेशन, क्योंकि अक्यूजेशन का लेवल, अक्यूज का इन्वॉल्वमेंट और रियलिटी को एग्जामिन कोर्ट को करना ही होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा ही चाल खेलती है एसीबी, जो कि इस केस में खेली गई कि हमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन चाहिए। भाई जब हम सारी सूचनाएं आपको दे चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर चुके हैं और कोई अगर बात आपको पूछनी भी है तो आपको ऑप्शन है, आप नोटिस दीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो उस पर्सपेक्टिव में कोर्ट का यह कहना है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो है वो नेसेसरी नहीं है। तो इन स्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने क्या आदेश दिया, द अक्यूज बी रिलीज ऑन द बेल सब्जेक्ट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द बेल बॉन्ड सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंसर्न एसएचओ। तो ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम भी ऐसी ही समस्या से घिरे हुए हैं या इसमें फंसे हुए हैं तो हमें ही इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। आप एक प्रॉपर ज्ञापन जो है सबमिट कीजिए, उसके बाद भी आपका हैरेसमेंट या ह्यूमिलेशन हो रहा है, जस्ट मूव फॉर द एंटिसिपेटरी बेल और मूव फॉर द क्वेश्चन। तो वहाँ पर आपको रेमेडीज़ मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि हम लोग मूव नहीं करते और अगर मूव करते भी हैं तो प्रॉपर डायरेक्शन में मूव नहीं करते, जिस कारण हम जो है सफल नहीं हो पाते। तो आप अगर प्रॉपरली काम कर रहे हैं, एज़ पर लॉ सबमिशन दे रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पर आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो साथियों घबराएं नहीं, मजबूती से काम करें, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे ही होंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।